चुनाव नजदीक है और बीजेपी के अंदर कलह बढ़ता ही जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बाद जसवंत सिंह की नाराजगी के बादल अभी पूरी तरह छटे भी नहीं है कि बीजेपी को एक बार फिर विवादों से दो चार होना पड़ रहा है। दूसरे दलों के बागी और निष्कासित नेताओं को पार्टी में शामिल करने की जल्दबाजी में बीजेपी को अपने ही लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब सुषमा स्वराज ने कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट पर अपना विरोध जताया था। हालांकि श्रीरामुलु पर भी सुषमा ने ऐतराज जताया था, पर पार्टी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कभी मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले जगदम्बिका पाल को पार्टी में शामिल करने और फिर डुमरियागंज से ही टिकट देने पर भी विरोध के स्वर मुखर हुए थे। प्रमोद मुतालिक को शामिल करने और फिर महज चंद घंटों के भीतर पार्टी से निकालने का खामियाजा भी बीजेपी भुगत चुकी थी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने मोल लिया खतरा जेडीयू से निष्कासित नेता साबिर अली को शामिल करने और टिकट देने का। इधर साबिर अली को शामिल किया गया, उधर बीजेपी के अंदर से विरोध की आवाज उठने लगी। नाराजगी बीजेपी से ही नहीं, संघ की ओर से भी जाहिर की जा रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर कथित मोदी लहर पर सवार बीजेपी ऐसी गलतियां क्यों दोहरा रही है? कौन है जो ये फैसले ले रहा है? कौन है जो बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी पर भी दांव खेल रहा है? कौन है जो संघ को भी उलझन में डाल रहा है? आखिर कौन है जिसकी वजह से बीजेपी से होकर संघ तक पहुंचना? आखिर कौन है जिसकी वजह से बीजेपी से होकर संघ तक पहुंचा साबिर का सितम? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। जी हां, तो 24 घंटे के अंदर बीजेपी में शामिल हुए साबिर अली और 24 घंटे के अंदर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इसी पर आज हम ये खास पेशकश लेकर हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। तो बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के अंदर आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ नरेंद्र मोदी के लहर की बात की जाती है, दूसरी तरफ मिशन 275 प्लस की कवायद जो है वो इस तरीके से दिख रही है पार्टी के अंदर, इतनी तेजी दिख रही है पार्टी के अंदर कि पार्टी किसी भी हद तक जारी है, किसी को भी शामिल किया जा रहा है, किसी की भी नाराजगी झेलने को तैयार है। तो आखिर बीजेपी में ये सब क्या चल रहा है? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के चेयरमैन मौलाना मकसूद साहब, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोहर जी, आपके पास आना चाहेंगे, ये बीजेपी के अंदर इतनी जल्दबाजी क्यों मची हुई है मिशन 272 प्लस को लेकर? बहुत दुरुस्त सवाल आपने किया। वह पार्टी जो 1950 के जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनने तक का सफ़र पूरा करती है और देश की मुख्य विपक्षी दल बनती है और कांग्रेस का पहला एक राष्ट्रीय विकल्प बनती है, उस पार्टी के अपने कुछ ब्रांड थे। वो ब्रांड क्या थे कि वो कांग्रेस से अलग आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाला, सामूहिक नेतृत्व को बढ़ावा देने वाला, नैतिकवादी राजनीति को बढ़ावा देने वाला और वंशवादी राजनीति पर कुठाराघात करने वाली पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो है एक तरह से विकास हुआ और एक तरह से स्थापना हुई। ये ठीक था कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल आइडियोलॉजी थी वो आरएसएस की एक आइडियोलॉजी थी, जो देश के विभाजन के उपरांत भारत को जो है एक हिंदू राष्ट्र बनाने की, कथित हिंदू राष्ट्र बनाने की वो हो सकती थी, लेकिन वो सेकुलरिज्म के प्रति उन्होंने अपने आप को हमेशा जो है घोषित रूप से समर्पित बताया। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र आडवाणी के बाद से जो ये मोदी तक का जो सफ़र हुआ है वो अचानक अवसरवाद में बदल जाता है। दल बदलुओं को जो है टिकट दिया जाता है, कहीं का आदमी कहीं पर जो है एडजस्ट किया जाता है और एक ऐसा राजनीतिक अवसरवाद कि जो कल को किसी और पार्टी में रहता है, किसी और विचारधारा में रहता है, आज वो पार्टी नरेंद्र मोदी और राजनाथ के नेतृत्व में पार्टी को ज्वाइन करता है, बीजेपी का मरसिया गाने लगता है और वो पार्टी का टिकट पा जाता है। तो लोकप्रियता, आपने भ्रष्टाचारी नेताओं को लेकर के जो है कोई बेंचमार्क नहीं बनाया, येदियुरप्पा को शामिल किया, कुशवाहा को शामिल किया, तो कहीं न कहीं मूल्य आधारित राजनीति, नैतिकता आधारित राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का एक बेंचमार्क हुआ करता था, बीजेपी के ये विरोधी भी इस बात को जानते हैं
लेकिन आज वो मोदी और राजनाथ के नेतृत्व में आते आते कथित प्रैग्मेटिक राजनीति के नाम पर, लोकप्रियतावाद के नाम पर उसे तिरोहित कर दिया जाता है। और आज यह पार्टी यह कहती है कि नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया चाह रही है, भारत के सारे यंग वोटर जो है नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। तो हमें एक लाइन कहना चाहूंगा, जो गले से लगा ले नरेंद्र मोदी उसे अपना लेंगे। फिलहाल पार्टी में यही कुछ चल रहा है। मौलाना साहब आपके पास आना चाहेंगे। 24 घंटे का जो ये ड्रामा चला, साबिर अली शामिल होते हैं, फिर साबिर अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, साबिर अली साहब का जो चरित्र है, जो कुछ उन्होंने किया और उसका मजा उन्हें चखा, उन्हें पता लग गया क्या हो गया 1 मिनट में। लेकिन बड़ी बात जो अभी कह रहे थे, ये अवसरवादिता इस पॉलिटिक्स में घुस गई है। इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में अपॉर्चुनिज्म, मफाद परस्ती, अवसरवादिता आ गई है। ये मौके पर आकर के इनके खिलाफ हो गया। साबिर अली के खिलाफ भटकल से कोई ताल्लुकात होंगे, इन्होंने फौरन हटा दिया। संघ भी नाराज हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, संघ के ही एक चालक, बहुत बड़े इंद्रेश कुमार पर समझौता बम ब्लास्ट में नाम होने का शक जाहिर किया जा रहा है। अजमेर बम ब्लास्ट में उनका नाम है। संघ वाले उनको क्यों नहीं निकालते? अभी असीमानंद के एक मैगजीन ने इंटरव्यू लिया, जिसमें असीमानंद ने खुलकर कहा कि संघ के जो सरचालक हैं, संघ सरचालक मोहन भागवत, उन्होंने कराया, उनको मालूम था बम ब्लास्ट का। ये तमाम चीजें हैं। तो संघ वाले भी अवसरवादिता है। क्या किसी दूसरे धर्म का आदमी पे थोड़ी सी भी है तो आप उसको एकदम इतना बड़ा, आपके अंदर अपने गिरेबान में आपको कुछ भी नजर नहीं आता, कोई चीज भी आपको नजर नहीं आती। वो सब जो दो का दूसरा कर रहा है तो गलत, आपके आदमी कर रहे हैं तो ठीक है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अवसरवादिता क्यों है? ये गलत क्यों है? क्यों आप आतंकवाद को कभी मुस्लिम के साथ जोड़ देते हो, धर्म के साथ, उसमें कलर आपको दिखलाने लगने लगता है, आपके साथ होता है तो आपको कुछ नहीं लगता। आप मौलाना साहब, अगर साबिर अली की बात करें, साबिर अली का खुद का जो व्यक्तित्व है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? कभी वो पानी पी पी कर कोसा करते थे नरेंद्र मोदी को, कई मुद्दों पर उनकी बातें जो हैं वो सामने आई हैं, और आज नरेंद्र मोदी उन्हें बहुत अच्छे लगने लगे, नरेंद्र मोदी के गले ये सब मैं बता रहा हूं कि ये मफाद परस्ती की बदतरीन मिसाल है। जो लोग किसी को कोसते थे और जब उनको उन्हीं में कोई फायदा नजर आने लगा तो वहां आ गए, उनको भी उन लोगों ने उनको बड़ी जिल्लत के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, इन नेताओं में, पॉलिटिक्स में, लीडर्स में मफाद परस्ती है। जिस आदमी का आप नाम ले रहे हो वो, उसमें भी मफाद परस्ती है, लेकिन जो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं उनमें भी मफाद परस्ती है। हम दोनों बातों को स्वीकार करें। एक पक्ष को स्वीकार करते हैं, दूसरे पक्ष को हम भूल जाते हैं। ये भी बदतरीन मिसाल है। चलिए, तो एक बार अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं कि साबिर अली जो कि पहले किस तरीके से बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसा करते थे, और अब अचानक से कैसे उनके राग बदले और मोदी राग वो गाने लगे। एक बार आप भी सुनिए इसे। जब से बीजेपी जनता दल यूनाइटेड से अलग हुई, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? वही फोर्स है, वही सत्ता है, वही हुकूमत है, वही अगुवाई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। जो आदमी अपनी स्पीच खुद से दे नहीं सकता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा पला बड़ा और चाय बेचने का दावा करता हो और अपनी स्पीच हर जगह बनावटी तरीके से दे और झूठ की बुनियाद पर दे, वो देश की बागडोर क्या चला सकता है? तो मैं यहां आने से पहले मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मैं स्वयं गुजरात के धरती पर गया, 3 दिन रहा, लोगों से बात की, मैंने समझा, मैं अपने दिल को इत्मीनान किया, और फिर मुझे लगा नहीं, जो बातें कही जा रही थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में सरासर गलत है, उनकी सोच गलत है। तो ये अलग अलग बातें साबिर अली की हमने आपको सुनाई। मनोहर जी के पास चलना चाहेंगे। मनोहर जी, बीजेपी के अंदर आखिर क्या चल रहा है? बीजेपी किस आधार पर लोगों को शामिल कर रही है पार्टी के अंदर? बीजेपी क्या देखकर शामिल कर रही है? क्योंकि जो आपको गालियां दे रहे थे, जो आपके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, अगर बिहार में ही बात करें साबिर अली की, साबिर अली लगातार बीजेपी विरोधी, नरेंद्र मोदी विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले चेहरे थे, उनको आपने पार्टी में शामिल कर लिया। राजनीतिक अवसरवाद भारतीय जनता पार्टी में जो पनपा है, अगर उस मुद्दे पर हम अपना विश्लेषण करते हैं तो साबिर अली अकेले कैसे हैं?
रामविलास पासवान भी ऐसे ही पानी पी कर कोसा करते थे। जगदम्बिका पाल जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं वो भी मुखर विरोधी थे। अभी जो उत्तराखंड के जो वो महाराज सतपाल जो जुड़े हैं ये सब लोग विरोधी थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और राजनाथ के नेतृत्व में करना क्या चाहती है? क्या उन्होंने राजनीतिक आदर्शवाद को पूर्ण रूप से तिलांजलि दे दी है? क्या उनके लिए राजनीतिक नैतिकता और राजनीतिक कल्चर भारत में क्रिएट करने का क्या उनके पास एजेंडा नहीं दिखता है? नरेंद्र मोदी कहा करते हैं अपने भाषणों में कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो कौन सा कांग्रेस मुक्त भारत है जिसमें कांग्रेस के सारे छटे हुए नेता और जो है अलग दलों के छटे हुए नेता आपके साथ मिल रहे हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि आप हिंदू और मुसलमान के आधार पर चीज़ों को तराशिए। आज साबिर अली का मुद्दा इसलिए व्यवहारित हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्युनल कलर आ गया है। इसके पहले भी और कई सारे नेता जुड़े तो उसमें वो कलर नहीं देखा गया। मैं कोई सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति का समर्थक नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि इस देश में कोई भी सेकुलर राजनीतिक दल नहीं है। सब लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं क्योंकि भारत के संविधान ने आप भी यही कहना चाहेंगे कि मुस्लिमों सबको जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो सिर्फ बड़े बड़े राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि मुस्लिम नेता भी हैं, वो भी खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए तुष्टीकरण या अपीजमेंट जो भी है, किसी का भी अपीजमेंट या तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल काम होने चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि देश में कोई भी मुखलिस नेता है, मुखलिस लीडर हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब परेशानी इस बात की है कि किसी पार्टी को अच्छा नहीं लगता वो तुष्टीकरण करने लगती है, दूसरे को उनका स्टेप अच्छा नहीं लगता वो उसको तुष्टीकरण कहने लगती है। हम किसी को कोई माइनॉरिटी की तुष्टीकरण कर रहा है, उसका अपीज कर रहा है, कोई मेजॉरिटी का अपीजमेंट कर रहा है। ये वबा, ये बीमारी, ये इलाज सवाल है मौलाना साहब, यही है सवाल मौलाना साहब, सवाल यही। और ब्रेक यहाँ पर एक छोटा सा ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगी तो आपके पास इसी सवाल को लेकर आऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों है? अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट है उसे इस तरीके से क्यों इस्तेमाल कर ले जाते हैं जो तमाम नेता हैं, तमाम लीडर्स हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज की बड़ी खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। साबिर अली जिन्हें जेडीयू में माफ कीजिएगा बीजेपी में शामिल किया गया लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आखिर क्या रहा ये पूरा घटनाक्रम, एक बार फिर से आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। साबिर से उठे कई सवाल, आखिर कौन ले रहा है बीजेपी में फैसले? क्या संघ की हुई अनदेखी? साबिर अली थे बीजेपी के विरोधी, फिर कैसे किया पार्टी में शामिल? मोदी राग गाकर जेडीयू से निकाले गए साबिर अली बीजेपी के ढांचे में फिट बैठते उससे पहले साबिर को लेकर विरोध तेज हो गया। साबिर के कमल खिलाते ही सबसे पहले ऐतराज जताया बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे ने। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा, आतंकी भटकल के दोस्त ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जल्द ही दाऊद भी बीजेपी में शामिल होगा। इशारों में नकवी ने साबिर को बीजेपी के लिए खतरा भी बताया और सवाल भी उठाए। उनकी क्या हिस्ट्री थी, क्या ज्योग्राफी थी, तो उसके बारे में मुझे नहीं कहना है कि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा देश जानता है और वो पूरी तरह से पक्की तौर से जानते हैं, इसलिए कहीं जाने अनजाने में गलती होती है, उस गलती को करेक्ट करनी है। ट्विटर के जरिए बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने मोर्चा खोला तो इसमें बलबीर पुंज और रामेश्वर चौरसिया जैसे नेता जुड़ते चले गए। ये जो निर्णय हुआ साबिर अली जी को भारतीय जनता पार्टी में लेने का बहुत गलत था। इससे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत झटका लगा, शौक लगा और जितने भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनको भी निराशा हुई। साबिर अली के बीजेपी आगमन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खफा नजर आया। संघ प्रवक्ता राम माधव ने ट्विटर पर लिखा है कि साबिर अली के आने से पार्टी में गतिरोध पैदा हो जाएगा। बीजेपी नेतृत्व को इस मसले में अपने कैडर और जनता की राय पर विचार करना चाहिए। संघ समर्थक एस गुरुमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि साबिर अली को बीजेपी में शामिल करना अक्लमंदों की बेवकूफाना हरकत है। विरोध बढ़ता देख साबिर अली ने बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखकर पार्टी में एकमत होने तक अपनी सदस्यता स्थगित रखने को कहा। इसी के साथ साबिर ने कहा कि अगर नकवी के लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमने चिट्ठी लिखी धर्मेंद्र प्रधान जी को
कि आप हमारी सदस्यता जो है स्थगित रखिए और जिस निष्ठा के साथ इस देश को बढ़ाने के लिए, हाथ मजबूत करने के लिए और जिसके पास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश को आगे ले जाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, देश को अराजकता से बचाने के लिए हमारी जो भूमिका और भागीदारी रहेगी वो मैं करता रहूँगा। हमारी सदस्यता को आप होल्ड पर रखें और जो आरोप निराधार लगे हुए हैं उसके लिए आप कमेटी बनाकर आप जांच कर लें और अगर कहीं भी दूर दूर तक हवाओं में भी अगर कहीं संलिप्तता है तो मैं पूरी राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। इतने विरोधों के बीच आखिरकार बीजेपी को बैकफुट पर आना ही पड़ा। 24 घंटे के भीतर ही साबिर अली की सदस्यता रद्द कर दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने श्री साबिर अली की सदस्यता को निरस्त करने का निर्णय किया है। बीते 24 घंटों ने बीजेपी की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी। इस फैसले ने केंद्र और राज्य बीजेपी के सामंजस्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। साथ ही बीजेपी पर संघ का प्रभाव भी साफ नजर आया। जिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मनोहर जी के पास चलेंगे। मनोहर जी, जिस तरीके से साबिर अली को पार्टी में शामिल किया, ट्विटर के जरिए पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे का कहा जा सकता है मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से जिस तरीके से विरोध जताया गया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने और समर्पित नेता हैं, एक मुस्लिम फेस हैं, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अब्बास नकवी भी ये चाहते थे कि उनका जो एक आइडेंटिटी है एक मुस्लिम नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में, वह एक तरह से अनचैलेंज्ड रहे। हम ये नहीं कहते हैं कि साबिर अली के आने के बाद से वो बिल्कुल उनका एक तरह से वो हो जाते, क्षीण हो जाते भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हो सकता है कि चूंकि हर पार्टी में भी जो है नेता जो है अपने को सिक्योर्ड और अपने पोजीशन और पहचान को एक इंटैक्ट बनाए रखना चाहता है, तो हो सकता है ये उनको खुन्नस होगी। और चूंकि जदयू से जो भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते जो तल्ख हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं बिहार के कई सारे आतंकी वारदातों से जुड़े आरोप और प्रत्यारोप थे, तो उसमें कुछ उनको पूरी जानकारी नहीं होगी, कुछ उनके बारे में गलतफहमी होगी, या हो सकता है सही भी जानकारी होगी। साबिर अली ने जब साफ साफ कह दिया कि आप पूरी जांच करवा लें और तब तक होल्ड पे रखें, तो इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं बचती है। जी। लेकिन आपने जो मूल प्रश्न उठाया, जो वोट बैंक की बात, तो मैं ये कहना चाहूंगा, नफा नुकसान की बात, हाँ, नफा नुकसान की बात, जो मुस्लिम वोट बैंक की बात है, ये कल्ट ही बनाया गया देश में। पहले देखिए, देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई। कांग्रेस पार्टी अपने को सेकुलर कहती थी, तब भी वो विभाजन नहीं रोक पाई। विभाजन के उपरांत जो कि संभव नहीं था कि यहाँ की पूरी कम्युनिटी उधर चली जाए और वहाँ की यहाँ चली जाए, सबके जान माल थे। ये बात अलग है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद बहुत कम रह गई, लेकिन भारत में एक बड़ा हिस्सा था, वहाँ पर कई करोड़ों की संख्या में मुस्लिम थे। भी इसका जवाब लेना चाहेंगे। मौलाना जी, आपको क्या लगता है, यहाँ पर जिस तरीके से साबिर अली एक मुस्लिम चेहरा और उसके खिलाफ एक मुस्लिम चेहरा ही बीजेपी में खड़ा हो गया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वोटर पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, ये जो इस तरह की ये नौटंकी ही इसको कहा जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि कोई चैलेंज, जो दूसरे लोग हैं पार्टी में, हो सकता है उनके लिए भी कोई चैलेंज खड़ा हो सकता है या उनको चुनौती भरी हो। इस वजह से साबिर अली साहब जो कह रहे हैं, या उनके अगर पहले से कुछ उनके खिलाफ कुछ मामला था, तो यही बीजेपी के खिलाफ बहुत सी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये बयानात दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं उठाई ये बातें उस वक्त क्यों नहीं उठाई? क्या आप जान मौके के आतंकवाद की घटनाओं को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हो? बिल्कुल। सवाल ये है, ये भाजपा के लीडर्स में ये बातें मौजूद हैं और ये नाम आतंकवाद को यूज करते हैं सिर्फ अपना वोट हासिल करने के लिए, एक कम्युनिटी को बरगलाने के लिए। अब इस पूरे घटनाक्रम का बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? बहुत कम शब्दों में। सीरियस इल्जाम इन पर था, पहले से आप क्या कर रहे थे? क्या अब तक उन्हें आपको? मेरा सवाल आपने सुना, उसका जवाब बहुत संक्षेप में, कम वक्त है जी। क्या सवाल, जरा फिर से दोहराइए। सवाल ये है कि अब इस पूरे घटनाक्रम का बीजेपी के अंदरूनी राजनीति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बीजेपी ने बड़ा गलत सिग्नल दे दिया कि अब वो सिद्धांतवादी पार्टी नहीं रह गई।
अब नरेंद्र मोदी के प्रैग्मेटिज्म के नाम पर जो युवा वर्ग उनको समर्थन दे रहा है, तो हमें यह भी देखना होगा कि आज का युवा वर्ग नैतिक रूप से कितना सबल रह गया है। क्या उन्हें सीख नहीं दी जानी चाहिए कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो एजेंडा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। नैतिकता आधारित राजनीति, सूचिता आधारित राजनीति, और जो भारतीय जनता पार्टी का पार्टी विथ डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट था, आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर चढ़ता है तो उसे नीचे भी जाते देर नहीं लगती है। नरेंद्र मोदी जो है अगर ऊपर गए हैं तो ढलान पर भी जा सकते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ सिद्धांतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने सिद्धांतों से भटकती जा रही है, क्या यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति केंद्रित राजनीति बीजेपी में शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर बना रहेगा।